नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे द्वारा हमारे YouTube चैनल पर एक सीरीज चलाई जा रही है जो कि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2024 के एनालिसिस को लेकर के है। इस सीरीज में हमारे द्वारा प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। आप सभी ने यह देखा होगा, सुना होगा कि इस बार की जो मुख्य परीक्षा हुई है इसमें प्रश्नों की प्रकृति में बदलाव हुआ है। थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां पर केवल तथ्य से काम नहीं चल पाएगा। कहने का मतलब, अगर आप केवल तथ्यों को याद करके बैठे हैं तो मुख्य परीक्षा में बहुत अच्छा उत्तर लेखन नहीं कर पाएंगे। तो उत्तर लेखन को अच्छा कैसे करें, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, क्या किया जाए जिससे कि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन आपका बहुत अच्छा हो जाए, इन्हीं सब बातों पर हमारी जो टीम है वो इस सीरीज में चर्चा कर रही है। तो इसी क्रम में आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं पेपर 4 के भाग 2 पर चर्चा करने के लिए। पेपर 4 का भाग 2 जो कि गणित और रीजनिंग का भाग है, जहां से 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 50 अंक अपने आप में बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि पेपर 4, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि इस बार का जो पेपर 4 आया है ये बहुत ही टफ था। इसका भाग 1 जो सामान्य विज्ञान का भाग है बहुत ही टफ था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए। भाग 3 जो कि पर्यावरण प्रौद्योगिकी वाला भाग है, वहां पर भी बहुत ही टफ क्वेश्चंस पूछे गए। तो भाग 2 का इंपॉर्टेंस अपने आप इस बार बढ़ गया है। भाग 2 ऐसा है जहां पे आप 50 में 50 भी स्कोर कर सकते हैं, लेकिन भाग 2 के भी क्वेश्चंस इस बार थोड़े से अलग प्रकार के आए हैं। प्रायिकता के क्वेश्चंस का इसमें देखेंगे तो संख्या बढ़ गया है, वेटेज बढ़ गया है। जनरली बच्चे ऐसा सोचते हैं कि गणितज्ञों के बारे में तो 10 नंबर का एक प्रश्न आना तय है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। गणितज्ञों की जानकारी को लेकर के 10 नंबर का प्रश्न जनरली हर बार पूछता ही है, लेकिन इस बार नहीं पूछा। तो इस बार भाग 2 भी टफ था। पिछले मुख्य परीक्षा की तुलना करें अगर, तो इस बार का भाग 2 भी टफ था। तो भाग 2 की तैयारी किस प्रकार की जाए, इस बार किस प्रकार के प्रश्न आए थे, उनको कैसे फ्रेम करना था, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े सिलेबस पर भी बातचीत करूंगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर के, खास करके मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी को लेकर के एक सटीक मटेरियल आपके पास रहता नहीं है, और कुछ फिक्स भी नहीं है कि कहां से क्वेश्चन आने हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो पिछले 3-4 सालों के पेपर को अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये तो पूरा प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, पूरा का पूरा प्री ओरिएंटेड कर दिया क्वेश्चन को। तो तैयारी कैसे करें, फिर किस प्रकार से भाग 2 की तैयारी करें, पहले उस पर चर्चा करते हैं। उसके बाद कुछ प्रश्नों पर मैं बातचीत करूंगा जो मुख्य परीक्षा में पूछे गए थे, दिखाऊंगा किस प्रकार के प्रश्न इस बार आए थे। तो पहले तो मैं बात करता हूं कि सिलेबस क्या है। उससे भी पहले थोड़ा बातचीत करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है पेपर 4 के भाग 2 का। तो बात करता हूं पेपर 4 के भाग 2 की। पेपर 4 पार्ट 2। तो पेपर 4 का भाग 2 गणित और रीजनिंग का भाग बोल सकते हैं इसको, गणित और रीजनिंग। तो गणित और रीजनिंग का इसको भाग बोल सकते हैं आप। जनरली रीजनिंग से प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन इस बार कुछ प्रश्न रीजनिंग के देखने को मिले हैं। 50 अंक का भाग है ये, 50 अंक का। अब यहां से अगर देखा जाए तो कितने अंक के कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 2 अंक के प्रश्नों की संख्या होती है 6। 2 अंक के 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कहने का मतलब ये 12 अंक हो गए। इसके बाद 4 अंकों के प्रश्न की बात करूं तो 4 अंक के कुल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर भी टोटल अंक हो गए 12। 8 अंक के प्रश्नों की बात करूं तो 8 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पर टोटल अंक हो गए 16। और 10 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कोई एक आपको करना होता है। तो यहां पर अंक कितना हो गया, 10 हो गया। तो टोटल आप देख पा रहे हैं ये 50 अंक का पेपर होता है, 50 अंक का। तो टोटल ये 50 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो 2 अंक के 6 प्रश्न मतलब 12 अंक हो गए। 4 अंक के 3 प्रश्न ये भी 12 अंक हो गए। 8 अंक के 2 प्रश्न मतलब 16 अंक हो गए। 10 अंक का 1 प्रश्न मतलब 10 अंक हो गया। 10 अंक के 2 प्रश्न रहते हैं, एक अथवा में भी रहता है, ध्यान रखिएगा। आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न जो है वो डील करना होता है। दोनों में से कोई एक आपको डील करना है 10 नंबर का। तो टोटल आप देख सकते हैं 50 अंक हो गया ये। शब्द सीमा की बात करूं तो 2 अंक के प्रश्नों के लिए शब्द सीमा रहती है 30 शब्द।
लेकिन गणित में शब्द सीमा का कोई रोल नहीं है। 4 के लिए शब्द सीमा रहती है 60 शब्द, यहां पे रोल तो बिल्कुल नहीं है, बस बता रहा हूं मैं। 8 अंक के प्रश्नों के लिए शब्द सीमा रहती है 100 शब्द, और बात करूं मैं 10 अंक के प्रश्नों के लिए शब्द सीमा रहती है 125 शब्द, 125 शब्द। लेकिन यहां पर शब्द सीमा का कोई रोल नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो है वो गणित और रीजनिंग के हैं, तो शब्द सीमा का कोई रोल नहीं है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो है वो स्टेप मार्किंग को लेकर के है। तो ये शुरू में ही बताना चाहूंगा मैं, स्टेप मार्किंग होती है कि नहीं होती है, थोड़ा ध्यान से समझिए। स्टेप मार्किंग को लेकर के, स्टेप मार्किंग कहने का मतलब कि सर अगर 4 नंबर का कोई प्रश्न आया और उसमें मान लीजिए मैंने आधा सही किया है, आधा गलत हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से उत्तर मेरा नहीं आया, लेकिन मेरा प्रोसीजर सही था, फॉर्मूले मैंने सही लगाए, तो क्या मुझे नंबर मिलेगा? तो देखिए, जितना मैंने एनालिसिस किया है ना, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, प्रश्नों के पैटर्न की बात करूं तो 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा, 4 नंबर का प्रश्न मिलेगा, 8 नंबर का प्रश्न मिलेगा, 10 नंबर का प्रश्न मिलेगा। अब स्टेप मार्किंग किसी वर्ष हुई है, किसी वर्ष नहीं हुई है, ऐसा चला है। स्टेप मार्किंग की बात करूं तो कुछ वर्ष ऐसे थे, जैसे वर्ष 2018 की बात करूं मैं, तो यहां पे स्टेप मार्किंग नहीं हुई। 2019-2020 में स्टेप मार्किंग हो गई थी। तो किसी वर्ष स्टेप मार्किंग हुई है, किसी वर्ष नहीं हुई है, लेकिन ज्यादातर स्टेप मार्किंग होने की संभावना रहती है। दूसरी बात, मुझे पिछले 2-3 वर्षों के पेपर में क्या देखने को मिला, जब मैंने उत्तर पुस्तिकाएं देखी, बहुत सारे टॉपर्स की देखी, मैंने बहुत सारे बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं देखी, तो मुझे वहां पर क्या देखने को मिला कि 4 नंबर का अगर कोई प्रश्न आया, 4 नंबर के लिए लगभग 6 लाइन आपको दे करके रखता है, 6 लाइन लगभग आपको दे करके रखा है 4 नंबर के लिए। अब 4 नंबर का कोई प्रश्न आया, लेकिन आपने उसको 2 लाइन में ही, 3 लाइन में ही निपटा दिया, पूरा 2-3 लाइन में ही खत्म कर दिया, तो वो 4 नंबर में 4 नहीं दे रहा है, वो 2.5 नंबर, 3 नंबर ऐसा दे रहा है, काट दे रहा है आधा नंबर, 1 नंबर। तो मुझे ये भी समझ में आया, तभी तो मैं बच्चों को आजकल ये बोलता हूं कि आप स्पेस को थोड़ा यूटिलाइज करो, मतलब थोड़ा लिख दो कि ये दिया हुआ है, फॉर्मूला लिख दो, थोड़ा सा स्टेप्स को बढ़ा दो, कैलकुलेशन करते करते स्टेप्स को बढ़ा दीजिए। 2 लाइन 3 लाइन में अगर प्रश्न का उत्तर आ भी जा रहा है, कैलकुलेशन इतने में समेटा जा रहा है, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करके उसको थोड़ा दिखाइए, क्योंकि ये मेंटालिटी मुझे दिखाई दी कुछ उत्तर पुस्तिकाओं में। समझ आ रहा है? तो ये 8 नंबर का मान लीजिए कोई प्रश्न आया, 8 नंबर के लिए लगभग आपको 1 पेज के आसपास दे देता है, लगभग 1 पेज के आसपास। अब उसमें आपने जो कैलकुलेशन किया वो 4-5 लाइन में ही खत्म हो गया, तो ऐसा मत करिए, थोड़ा स्पेस को यूटिलाइज करिए, मतलब पूरा स्पेस यूज कर लीजिए, क्योंकि वो उत्तर केवल देख करके नंबर नहीं दे रहा है, वो स्टेप्स भी दे रहा है आजकल। पहले क्या होता था, 2017 की बात करूं, जब मैं 2017 में 200 नंबर का मैथ्स हुआ था, 2017 और उससे पहले की बात करूं तो मैथ्स का एक सेपरेट पेपर होता था, पेपर नंबर 6। 2017 मेंस या उससे पहले की बात करूं तो एक सेपरेट पेपर होता था मैथ्स का, पेपर नंबर 6, 200 नंबर का। मुझे अच्छी से याद है, अपनी खुद की कॉपी बता रहा हूं मैं, केवल यहां पे उत्तर से मतलब था, उत्तर सही नंबर दे रहा है, उत्तर सही नंबर दे रहा है, लगभग 187 के आसपास नंबर मुझे दिया था 200 में, उत्तर सही है तो नंबर दे रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आपने स्टेप्स क्या लिखे हैं। लेकिन जब से ये 50 नंबर का हो गया, 2018 से मैथ्स और रीजनिंग का जो वेटेज है ये 50 नंबर का हो गया है, तो जब से 50 नंबर का हुआ है तो थोड़ा ऐसा देखने को मिल रहा है, खास के पिछले 2-3 वर्षों में ऐसा देखने को मिला कि आप स्टेप्स जो है वो लिखिए, मतलब 4 नंबर के लिए अगर 6 लाइन दिया है तो 6 लाइन का यूटिलाइजेशन करिए, 8 नंबर के लिए लगभग 1 पेज दिया तो 8 नंबर के प्रश्न के लिए थोड़ा लिखिए। देखिए, गणित के प्रश्न ऐसे हैं, रीजनिंग के प्रश्न ऐसे हैं कि आप चाहें तो 2 लाइन में खत्म कर देंगे उनको, क्योंकि हर प्रश्न के पीछे आपको ट्रिक्स आती हैं, कंसेप्ट आपने सीखे हैं, तो 2 लाइन 3 लाइन में उड़ा देंगे क्वेश्चन को। गणित का हर प्रश्न आप लाइए मेरे सामने, 2-3 लाइन से ऊपर नहीं लगेगा, 2-3 लाइन में खत्म कर देंगे क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन तो आते नहीं है, आप आराम से 2-3 लाइन में खत्म कर सकते हैं। लेकिन मत करिए ऐसा, खत्म होते भी हैं तो उसको एक्सटेंड करिए, कैसे भी करके 4 नंबर के स्पेस को यूटिलाइज कर लीजिए, लगभग पूरे स्पेस को यूज कर लीजिए, 8 नंबर के लगभग पूरे स्पेस को यूज कर लीजिए, 10 नंबर के पूरे स्पेस को यूज करिए, वरना नंबर आपके कट जाएंगे। अगर आप पूरा नंबर चाहते हैं तो थोड़ा स्पेस को यूटिलाइज करिए, एकदम शॉर्ट में कैलकुलेशन मत करिए, एकदम शॉर्ट में आंसर निकाल के खत्म मत करिए, थोड़ा लिखिए, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 वर्षों की कॉपी में ये चीजें देखी,
ऐसा हो रहा है, बच्चों के नंबर काटे जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। और स्टेप मार्किंग भी आजकल हो रही है, मतलब 4 नंबर के प्रश्न में अगर आपका आधा सही है आधा गलत हो जा रहा है तो स्टेप मार्किंग हो रही है। इसीलिए मैथ्स और रीजनिंग को अब लिखना कैसे है, तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ऐसा लिखिए, स्पेस को प्रॉपर यूज करिए, स्टेप बाय स्टेप ऐसे आगे बढ़िए। ये एकदम ध्यान रखिएगा, ये बात जो मैं बता रहा हूं 2018 से लेके पूरी 2023 तक की कॉपीज में देखा हूं, मुझे पूरा एनालिसिस करने के बाद ये समझ में आया कि अभी जो वर्तमान की डिमांड है वो ये है कि आप जो स्पेस है उसको यूटिलाइज करो, जो क्वेश्चन है उसका स्टेप बाय स्टेप ऐसा पूरा कैलकुलेशन करके वहां पे सामने वाले को दो। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। बात करता हूं इसके सिलेबस की, क्या सिलेबस है, तो देखिए एक शॉर्ट में सिलेबस बता रहा हूं क्या सिलेबस है। देखो बहुत आसान तरीके से सिलेबस को बता रहा हूं मैं बोल रहा प्री में जितना गणित और रीजनिंग आप पढ़ते हैं, प्री में जितना गणित और रीजनिंग आप पढ़ते हैं, जितना गणित और रीजनिंग, तो प्री में जितना गणित और रीजनिंग आप पढ़ते हैं वो पूरा गणित और रीजनिंग आपको पढ़ना ही है। और लगभग 50 अंक में, लगभग 50 अंक में पिछले 4-5 सालों का पेपर उठा के देख लो, प्री में जितना गणित और रीजनिंग पढ़ते हैं मेंस के 50 अंकों में लगभग 35 से 40 अंक के क्वेश्चन तो यहीं से आ जा रहे हैं। 35 से 40 अंक के क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जा रहे हैं। जो प्री में गणित और रीजनिंग पढ़ते हैं वही सारे चैप्टर, जैसे मैं गणित की बात करूं, संख्या पद्धति, सरलीकरण, वर्गमूल, घनमूल, घातांकरणी, भिन्न संख्या, औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, समय दूरी, रेलगाड़ी, नावधारा, समय कार्य, पाइप टंकी, अनुपात समानुपात, मिश्रण, साझा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डीआई मतलब पूरा डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जितने भी चैप्टर्स आप प्री में पढ़ते हैं, ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बोले जो आप प्री में पढ़ते हैं वो सारे चैप्टर्स गणित के, रीजनिंग के जो चैप्टर्स आप प्री में पढ़ते हैं जैसे घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, लुप्त पद हो गया, सादृश्यता हो गया, आप वर्गीकरण ले लो, इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग ले लो, अंग्रेजी वर्णमाला ले लो, पासा ले लो, दिशा ज्ञान परीक्षण ले लो, रैंकिंग ले लो, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं रीजनिंग में, तो प्री में जितना गणित और रीजनिंग आप पढ़ते हो, या व्यापम के एग्जाम्स की बात कर लो, व्यापम के एग्जाम्स के लिए जितना गणित और रीजनिंग आप पढ़ते हो उतना तो पढ़ना ही है। क्योंकि पिछले 4-5 सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से आप गणित और रीजनिंग तैयार करते हो, चाहे वो प्री का पेपर हो चाहे वो व्यापम का पेपर हो, तो गणित और रीजनिंग जो आप प्री और व्यापम के हिसाब से तैयार करते हो लगभग 35 से 40 प्रश्न वहीं से आ जाते हैं। अभी दिखाऊंगा आपको मैं, चलो दिखाई देता हूं। पहले ये देखो, ये पहला प्रश्न सीरीज का प्रश्न है, श्रेणी का रीजनिंग का प्रश्न है। ऐसे 50 क्वेश्चन आप प्री के लिए व्यापम के लिए तैयार करते हो। अगला प्रश्न देखो, ये देखो, ये सरलीकरण का प्रश्न है जो कि आप पढ़ते ही हो, इसका फॉर्मूला आप पढ़ते ही हो, ये आप प्री के लिए तैयार करते ही हो, व्यापम के लिए तैयार करते ही हो। ये देखो प्री और व्यापम के लिए ये तैयार करते ही हो आप। लुप्त पद का प्रश्न है। आगे बढ़ता हूं मैं, ये देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप देखेंगे तो मिश्रण का प्रश्न है, देख सकते हैं आप। ये जो प्रश्न है मिश्रण का प्रश्न है, मिश्रण के चैप्टर में ऐसा प्रश्न आप डील करते ही हो, आपके नोट्स में होगा। अगर आपने पढ़ा है सेम डेटा के साथ ये प्रश्न आपके नोट्स में होगा। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की है, चाहे वो पीएससी को लेके हो चाहे व्यापम को लेके हो, आप ये प्रश्न जरूर पाएंगे अपनी नोट्स में। प्री में पढ़ते हैं इसको आप। ये देखिए अगला प्रश्न, ये भी प्री में पढ़ते हैं, रीजनिंग का प्रश्न है, कैलेंडर का। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रायिकता, जनरली प्रायिकता नहीं पढ़ते हैं। चलिए मैं मान लेता हूं कि प्रायिकता को आप प्री में नहीं पढ़ते हैं, मान लेता हूं मैं, व्यापम में नहीं पढ़ते हैं। तो 2 नंबर के जो 6 प्रश्न आपने देखे, ये देखिए 2 नंबर के जो 6 प्रश्न आपने देखे हैं, 2 नंबर के 6 प्रश्नों में 5 प्रश्न ऐसे थे जो आप प्री में पढ़ते ही हैं। वो पांचों प्रश्न प्री का एग्जाम हो व्यापम का एग्जाम हो आप पढ़ते ही हैं। तो 2 नंबर के 6 प्रश्नों में 5 प्रश्न तो आप एकदम क्लियर प्री में पढ़ते हो, एकदम क्लियर प्री में पढ़ते हो। समझ आ रहा है? ये बिल्कुल ऐसा समस्या नहीं आएगा आपके साथ में, आप देख सकते हैं। एक बार मैं थोड़ा सा ये सेटिंग कर लूं। हाँ ये देखिए, ये पहला प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न, ये तीसरा प्रश्न, ये चौथा प्रश्न, ये 5वां प्रश्न और ये 6वां प्रश्न। 6वें को छोड़ दीजिए, चलिए 6वें को छोड़ दीजिए, प्रायिकता का है। तो 6 प्रश्नों में 5 आप प्री में पढ़ते हैं। चलिए अगला देखिए, अब 4 अंकों के प्रश्न की बात करता हूं। 4 अंकों का पहला प्रश्न ये देखिए, ये है औसत का प्रश्न। बहुत आसान सा प्रश्न है, प्री में इसको तैयार करते ही हो आप। आगे बढ़ेंगे, देखिए
ये वाले को चलिए मैं छोड़ता हूं, ये मेंस का, प्योर मेंस का है, वैदिक विधि से आपको गुणा करना है, तो 4 नंबर में ये वाला प्रश्न छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न ये देखिए, ये समय और कार्य का प्रश्न है, आराम से इसको डील कर सकते हैं आप। तो 4 नंबर के 3 प्रश्न में एक प्रश्न छोड़ दीजिए, बाकी के 2 आप प्री में पढ़ते ही हैं, व्यापम में पढ़ते ही हैं। आगे बढ़ता हूं, 8 नंबर के प्रश्नों पर आता हूं। 8 नंबर के प्रश्न, 8 नंबर के प्रश्न की बात करूं तो देखिए, ये प्रतिशत का आसान सा एक प्रश्न, इसको तैयार करते ही हैं, सबसे पसंदीदा प्रश्न है ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर का। दूसरा, ये आप पढ़ते ही हैं। 8 नंबर वाले को 4-4 में तोड़ा था, एक 4 में ये पूछा था और एक 4 में ये पूछा था। 8 नंबर वाले को 4-4 के 2 पार्ट में तोड़ा था, ये पढ़ते ही हैं आप, ये देखिए, और ये भी पढ़ते हैं। तो 8 नंबर के 2 प्रश्न, एक 8 नंबर में 4-4 में 2 पार्ट में तोड़ा है, ये देख सकते हैं आप। तो ये 8 नंबर के जो 16 नंबर के जो 2 प्रश्न हो गए, ये पूरा पूरा प्री में आप पढ़ते हैं। अब बात करूं मैं आपकी, ये देखिए, अच्छा क्या किया है, एक बार रुकिए, एक बार 8 नंबर वाले प्रश्न को क्या किया है ना, 8 नंबर वाले प्रश्न को 4-4 के पार्ट में तोड़ के 4 प्रश्न बनाया है। ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था और ये चौथा था। ये थोड़ा सा अलग है, ये जनरली सिलेबस में पूछता नहीं था, इसको पूछ दिया है इस बार, जनरली सिलेबस में इसको पूछता नहीं है। इसके बाद बात करूं अगर मैं 10 नंबर वाले प्रश्न की, तो 10 नंबर वाले प्रश्न को देखिए, ये प्रायिकता का है। इसको आप मान सकते हैं कि चलो सर ये तो प्री में नहीं पढ़ते हैं, ये मेंस में पढ़ते हैं, ये मैं मान सकता हूं कि ये प्री में नहीं पढ़ते हैं सर, मेंस में पढ़ते हैं, चलिए इसको मान लिया मैं। लेकिन अथवा में आ जाइए, अथवा में जो प्रश्न पूछा, अथवा में अनुपात और समानुपात को उदाहरण सहित समझाइए, ये तो पढ़ते ही हैं, ये चाल समय दूरी को पढ़ते ही हैं, ये वाले को मैं मान लिया कि चलो सर ये वैदिक विधि का नहीं पढ़ते हैं अपन। तो लगभग मैं बोल रहा हूं 35 से 40 नंबर का, 35 से 40 नंबर का, 35 से 40 नंबर का सेक्शन जो है, जो आप प्री में तैयार करते हैं गणित और रीजनिंग, वहीं से आता है 35 से 40 नंबर का। तो गणित और रीजनिंग जितना प्री में आप पढ़ते हैं उतना तो पढ़ना ही है, उतना तो आपको गणित और रीजनिंग पढ़ना ही है। इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक आपका है बैंकिंग, सिलेबस में जो है क्वेश्चन यहां से बहुत कम बन रहे हैं, बैंकिंग। एक है आपका आयकर की गणना, आयकर की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की गणना। इसके बाद आप देखेंगे तो माध्य माध्यिका बहुलक, इंपॉर्टेंट है लेकिन इस बार एक भी प्रश्न नहीं आया है। माध्य माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन मॉड, ये हो गया। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो वैदिक गणित, वैदिक गणित। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो क्रमचय, संचय और प्रायिकता, क्रमचय, संचय और प्रायिकता, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा देखेंगे तो थोड़ा सा समानुपात का डिटेल में आपको डील करना पड़ता है, समानुपात थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। इसके अलावा परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा मेंस के सेक्शन के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है आपको। ये देखिए, तो जितना प्री में आप पढ़ते हैं गणित और रीजनिंग, जितना प्री में पढ़ते हैं उतना प्लस इतना साथ में जो गणितज्ञ हैं उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। जैसे वराह मिहिर हो गए, आर्यभट्ट हो गए, रामानुजन हो गए, ब्रह्मगुप्त हो गए, भास्कराचार्य हो गए, वो सब आपको देखना है। तो देख सकते हैं प्री में जितना पढ़ते हैं लगभग वहीं से 35 से 40 अंक का आपको प्रश्न मिल जाएगा। बाकी के प्रश्न आपको मिल जाते हैं इधर से, प्रायिकता से प्रश्न बनते ही हैं। इस बार तो 10 प्लस आप देख सकते हैं 2, 12 नंबर का प्रश्न बना है प्रायिकता से, 12 नंबर का प्रश्न प्रायिकता से बना है इस बार। तो जनरली हर बार 2 नंबर 4 नंबर का प्रश्न बनता था, इस बार 12 नंबर का प्रश्न प्रायिकता से पूछ लिया। इसके अलावा क्रमचय संचय क्यों लिखे सर, तो संचय पढ़ोगे ना, कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो ही प्रायिकता बनेगा, इसीलिए मैंने क्रमचय संचय लिख दिया है। माध्य माध्यिका बहुलक से प्रश्न बनता है, जनरली हर साल माध्य माध्यिका बहुलक से प्रश्न देखने को मिलता है। कभी माध्य का प्रश्न, कभी माध्यिका का, इधर से प्रश्न आता है, इस बार नहीं आया। इंपॉर्टेंट तो है ये, इधर से प्रश्न आता है। वैदिक गणित से तो हमेशा प्रश्न आता है, इस बार भी आप देख सकते हैं प्रश्न आया है वैदिक गणित से। तो वैदिक गणित से तो 2 नंबर का 4 नंबर का प्रश्न हमेशा ही आता है। इसके अलावा आयकर की गणना से 2019 में प्रश्न आया था मेरे ख्याल से, उसके बाद प्रश्न आया ही नहीं है। जब 200 नंबर का मैथ्स होता था तो आयकर से प्रश्न आता था, 2019 के बाद नहीं आया है आयकर का प्रश्न।
बैंकिंग से तो प्रश्न पूछता ही नहीं है। तो प्री में जितना पढ़े हैं आप उतना और इतना आपको डील करना है। गणितज्ञ जो हैं इनसे प्रश्न जनरली 10 नंबर का पूछता है, जनरली 10 नंबर का, लेकिन इस बार नहीं पूछा है 10 नंबर का। जनरली ऐसा होता था कि जो 10 नंबर में अथवा के एक साइड रहता था गणितज्ञ, एक साइड रहता था DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। जनरली ऐसा रहता था, एक साइड तो गणितज्ञ रहते ही थे, गणितज्ञों के बारे में जानकारी आपको काम में आती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है अगर देखा जाए तो सिलेबस इसका। थोड़ा सा इसको आपको एनालिसिस करना आना चाहिए कि सर गणित और रीजनिंग जो हम पढ़े हैं प्री में उसको तो रिवाइज करना ही है, जो व्यापम के लिए हम पढ़े उसको तो रिवाइज करना ही है, एक्स्ट्रा में ये सब चीजें पढ़नी है आपको एक्स्ट्रा में। तो ये सिलेबस है। इधर से प्रश्न आप देखेंगे ना तो कहां से कंपलसरी है, प्रायिकता से एकदम कंपलसरी आता है प्रश्न, कंपलसरी। वैदिक गणित से एकदम कंपलसरी आता है। माध्य माध्यिका बहुलक भी इंपॉर्टेंट है, इस बार नहीं पूछा तो क्या हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है भाई। ये सब एकदम भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबसे तो प्रश्न आना ही बंद हो गया है। ये समानुपात के जो नियम पढ़ते हैं आप, एकांतरानुपात लिख दिया है सिलेबस में, लेकिन प्रश्न आजकल नहीं पूछ रहा है भाई इससे। एकांतरानुपात, योगानुपात, ये सब जो नियम हैं, ये सब नियमों से प्रश्न नहीं पूछ रहा है। सिद्ध करने वाले प्रश्न बनते हैं ये सब नियमों से। अंतरानुपात, योगांतरानुपात, ये सबसे कहां प्रश्न पूछ रहा है, खत्म ही कर दिया इनका अस्तित्व को। जब से 200 से 50 किया मैथ्स और रीजनिंग को, ये सबका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है। परिमेय संख्या से तो पूछता ही है, प्री में लगभग सब पढ़ लेते हैं। बस मेंस में एक इस वैरायटी का जो प्रश्न आता है ना कि 2/3 और 3/4 के मध्य कोई 3 परिमेय संख्या ज्ञात करें, इसीलिए मैंने परिमेय संख्या को लिख दिया है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, 2 परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो इस वैरायटी के प्रश्न आपको मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने परिमेय संख्या लिख दिया है। बाकी के चैप्टर क्रमचय संचय क्यों लिखा मैंने बताया, क्योंकि कॉम्बिनेशन संचय से ही प्रायिकता पूरा बनता है। इसके अलावा बैंकिंग, आयकर, ये सब पे आजकल काम करना फालतू हो गया है। गणितज्ञ को तो पढ़ना ही है आपको, इतना है सिलेबस में अगर देखा जाए तो। क्वेश्चन आपने देखा किस प्रकार का पूछा गया है। चलिए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं आज, जितना मेरे पास समय है आज के लेक्चर के लिए। जो प्रश्न बच जाएंगे उनको मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये पहला प्रश्न श्रृंखला का प्रश्न है। 7, 28, 63, 124, 215, 342, 511 में जिस संख्या को छोड़कर सभी संख्याएं एक निश्चित नियम के अनुसार लिख दी गई हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बोलना क्या चाह रहा है, इस श्रृंखला में एक संख्या जो है वो गलत है, रॉन्ग वन आउट वाला प्रश्न है। ये सीरीज में बोल रहा है कि श्रृंखला में इस श्रृंखला में एक जो पद है, एक जो संख्या है वो गलत है, तो गलत संख्या को छाटो। अब आपको थोड़ा सा नोटिस करना था। नोटिस क्या करना था, इन नंबर्स को देख करके आपको दिमाग चलाना चाहिए था। अगर आप प्री में व्यापम में तैयार किए रीजनिंग को तो यह प्रश्न बहुत ही आसान था। इन संख्याओं को देख के दिमाग तुरंत दौड़ना था कि सर ये तो 343 के जस्ट पहले का डेटा है, सर ये तो 512 के जस्ट पहले का डेटा है। अरे 343 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है। 512 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 8 का क्यूब होता है। ये 216 के जस्ट पहले का डेटा है। 216 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 6 का क्यूब होता है। 124 125 के जस्ट पहले का डेटा है। 125 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 5 का क्यूब होता है। 63 जो है ये 64 के जस्ट पहले का डेटा है। 64 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये 4 का क्यूब होता है। लेकिन ये 28 जो है ये 27 के जस्ट बाद का डेटा है। 27 मतलब 3 का क्यूब। तो ये मुझे अलग नजर आ रहा है। 7 को देखेंगे तो ये 8 - 1, 8 क्या है, 2 का क्यूब। तो आप देख सकते हैं ये सारे डेटा जो हैं, ये सारे डेटा जो हैं, ये 8 का क्यूब -1, ये 7 का क्यूब -1, ये 6 का क्यूब -1, ये 5 का क्यूब -1, ये 4 का क्यूब -1, ये 2 का क्यूब -1, लेकिन ये 3 का क्यूब +1 है, तो 28 अलग है। अब 2 नंबर के लिए लगभग 4 लाइन आपको दिया रहता, लगभग 4 लाइन आपको दिया रहता है। लुप्त पद का प्रश्न है, मतलब कि श्रेणी का प्रश्न है। ये लुप्त पद मतलब कि श्रेणी में, सॉरी ये रॉन्ग वन आउट बोल दीजिए, लुप्त पद मत बोलिए, रॉन्ग वन आउट बोल दीजिए, गलत को छाटो इसमें से। तो
रॉन्ग वन आउट, सीरीज में रॉन्ग वन आउट का प्रश्न है तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देता सर? अब मैं तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देता, तो आप ऐसा लिख देते, देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा लिख देते, इन संख्याओं को लिखते, इन संख्याओं को इस प्रकार से आप लिख देते, ये देखिए इस प्रकार से इन संख्याओं को आप लिखते, इसके बाद क्या बोलते हैं, ऐसा एरो करके लिख देते सर ये 2 का क्यूब -1 है, ये ऐसा एरो करके 3 का क्यूब +1 है, ये 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1, 8 का क्यूब -1। अतः 28 जो है ये शेष संख्याओं को छोड़कर, शेष संख्याओं को छोड़कर, शेष संख्याओं को छोड़कर एक अलग नियम अपना रही है, एक अलग नियम अपना रही है, अपना रही है, ऐसा लिख सकते थे आप। अतः उत्तर क्या होगा, उत्तर लिख देते क्या होगा, 28 होगा। इतना बहुत था, आराम से आपको 2 में 2 नंबर देता, क्योंकि रीजनिंग का प्रश्न है तो ज्यादातर तो रीजनिंग के प्रश्नों में बहुत कुछ लिखा जा नहीं सकता। रीजनिंग के प्रश्नों में क्या ही एक्सप्लेन करोगे, आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया, देखो 4 लाइन रहेगा, 4 लाइन में इतना सफिशियंट है, 2 नंबर का प्रश्न है, आराम से 2 नंबर मिलता। ये लाइन नहीं लिखते तो भी यहां पर 2 नंबर देता वो, क्योंकि आपने पूरा ये लिख करके बता दिया कि 7 क्या है, 2 का क्यूब -1, 28 क्या है, 63 क्या है, ये आपने पूरा ऐसा एक्सप्लेन कर दिया है। ये लाइन लिख दोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी वो 2 नंबर देगा। तो आप इतना लिखेंगे 2 नंबर में, मोर देन सफिशियंट है, आराम से आपको 2 में 2 नंबर देगा यहां पे। और प्रश्न रीजनिंग का है तो रीजनिंग के प्रश्न में तो नंबर वैसे मिल जाते हैं, रीजनिंग के प्रश्न में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं होती, ये एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया है। तरीका और भी है इस प्रश्न को बनाने का। इस प्रश्न को मैं क्लास में जब बताता हूं तो ये सब नहीं पढ़ाता हूं, क्लास में इस प्रश्न को बताता तो मैं डिफरेंस खिलवाता हूं उनसे। पहले क्लास में मैं क्या बताता हूं कि ये सीरीज डिफरेंस का सीरीज है, डिफरेंस का, अंतर का सीरीज है। तो आप अंतर खेलते जाओ, जहां पे अंतर का पैटर्न गलत होगा वहां से पकड़ में आएगा कि कौन सा पद गलत है, तो अंतर खिलवाता मैं। खैर, रीजनिंग अगर आप थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ते हो ना तो आपको ये डेटा देख करके ही समझ में आ जाते हैं। ये डेटा इतने खास डेटा हैं। 511 एकदम खास डेटा है, 342 खास है क्योंकि 343 के जस्ट बाजू वाला है, 215 खास है क्योंकि 216 के जस्ट बाजू वाला है। मतलब अगर आप रीजनिंग के ये चैप्टर्स जैसे सादृश्यता का चैप्टर हो गया, एनालॉजी जिसको बोलते हैं, वर्गीकरण का चैप्टर हो गया जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, लुप्त पद का चैप्टर हो गया जिसको बोलते हैं मिसिंग टर्म, श्रेणी का चैप्टर हो गया जिसको बोलते हैं सीरीज, इन चैप्टर की तैयारी अगर करते हैं तो ये आपको घन तो देख करके समझ में आते हैं। 216 तो सोते जगते दिखेगा आपको 6 का क्यूब है, 343 सोते जगते दिखेगा 7 का क्यूब है। तो भाई ये 343 के जस्ट बाजू का डेटा, ये 216 के जस्ट बाजू का डेटा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। लिखने की बात करूं तो ऐसा लिखना था आपको। इसके बाद अगले प्रश्न पे आ जाता हूं, x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स इक्वल टू -1, जहां x y बराबर नॉट 0 तब x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझो, दिमाग में तुरंत आएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला। x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है पहले ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के फॉर्मूले की बात करूं तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप अगर देखा जाए तो ये फॉर्मूला लिखते हैं वहां पे पहले तो। अब ये ऐसे प्रश्न है कि आप जनरली ऐसे प्रश्नों को एट द पॉइंट वहां पे, एट द टाइम वहां पे थोड़ा सा ये सोचते हो कि क्या करना है, क्योंकि जनरली ऐसे प्रश्न आपने किए भी हैं तो याद नहीं आते हैं। तो ऐसे प्रश्न वहीं पे उसी मोमेंट पे समझ में आते हैं कि क्या करना होगा। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये फॉर्मूला लिखते हैं आप। अब यहां से अगर मैं देखूं x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स बराबर कितना है, -1। अब यहां से अगर मैं तिर्यक गुणा करूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स वाई बराबर कितना, -1। तो यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर -xy। -xy को उधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस xy। इधर पे क्या बचेगा, 0। ये तो बहुत आसान हो गया सर, फिर बोलोगे आप ये तो बहुत आसान हो गया सर, खत्म हो गया क्वेश्चन।
ये तो वहीं पे समझ में आएगा कि सर ऐसा मैं चल रहा था, आंसर आ गया अचानक से। इसका कोई पहले से ही अपन डिसाइड नहीं करते कि इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, अपन बस वहां सॉल्व करते जाते हैं और अचानक से अपन को दिखता है ये तो प्रश्न बन गया है। तो वहां पे सबसे पहले तो दिमाग में ये आता कि सर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का ये फॉर्मूला ही लिख देते आप वहां पे सबसे पहले। उसके बाद ये गिवन डेटा है, ये दिया हुआ है, ये दिया है। अब यहां से मैं क्या किया, x का x में मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, y का y में मल्टीप्लाई किया वाई स्क्वायर, नीचे एक्स वाई हो गया। अब एक्स वाई का -1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स वाई हो गया, ये माइनस एक्स वाई इधर आया तो प्लस एक्स वाई हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई कितना आया, 0। अब ये डेटा अगर 0 है तो पूरा का पूरा रिजल्ट ही क्या आएगा, 0। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान कितना आएगा, 0 आएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न था, 2 नंबर के लिए इतना सफिशियंट है लिखना। अब देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया। इस बार रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी। क्वेश्चन मार्क ये जो है इसको छांटना है क्या है, तो आपको आकृति 1 में दिमाग लगाना होता है। और आकृति ऐसी है कि जब भी ऐसी कोई आकृति दिखाई दे तो आपको दिखाई दे रहा है कि सर ये 4 डेटा छोटे छोटे हैं और ये बड़ा है। ये 4 डेटा जो है ये छोटे छोटे हैं और ये बड़ा है। तो इन चारों का खेल खेल करके 78 लाना है। तो 11 गुणा 12 अगर करता हूं मैं तो कितना आएगा, 132। और 9 गुणा 6 करता हूं कितना आएगा, 54। और घटाता हूं तो 12 में 4 गया 8 और यहां पे 12 में 5 गया 7, 78 आ रहा है। मतलब इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, दोनों का गुणा करने पर जो गुणनफल आया, दोनों का गुणा करने पर जो गुणनफल आया, समझ आ रहा है, दोनों का अंतर आया है 78। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 14 गुणा 10 कितना, 14 गुणा 10 140 और 7 गुणा 8 7 अट्ठे कितना, 56। अब घटा दीजिए 140 में 56 को, 140 में 56 घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, 13 में 5 गया 8, आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। आंसर 84 हो जाएगा। लिखेंगे कैसे, अब लिखेंगे कैसे, चूंकि आकृति 1 में ऐसा लिख देंगे, देखिए जो स्पेस आपको दिया रहेगा, ऐसा जो स्पेस आपको दिया रहेगा इसमें लिख देंगे आकृति 1 में क्या मिल रहा है आपको, आकृति 1 में ऐसा लिख देंगे 11 गुणा 12 बराबर कितना हो रहा है, 132, तथा उसी के आगे लिख सकते हैं 9 गुणा 6 बराबर 54। अब 132 माइनस 54 बराबर 78। अतः आकृति 2 में सेम यही चीज लिख देते, इधर पे चाहे तो लाइन खींच के आंसर बता देते कितना, 84। ऐसे प्रश्नों में लिखने का तरीका बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है कि आप इसमें क्या ही लिखोगे, जो लॉजिक आपने खोजा है उस लॉजिक को लिखोगे, तो लॉजिक जो आपने खोजा उस लॉजिक को यहां पे लिख सकते थे। तीसरा प्रश्न था रीजनिंग का ये। चौथा प्रश्न, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। यदि 4 लीटर मिश्रण के स्थान पर 4 लीटर दूध डाल दें तो नया मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब एक बात समझो, जब भी मिश्रण में से मिश्रण निकालने बोलेगा, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, मिश्रण में से मिश्रण निकालने बोलेगा। 2 नंबर का प्रश्न था, बहुत ज्यादा तो लिखना नहीं है, 2 नंबर का प्रश्न है ये, 2 नंबर का प्रश्न था। क्या करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। तो आप क्या बोलेंगे, 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, तो 4 लीटर मिश्रण निकालने के बाद बचे हुए 16 लीटर में भी, बचे हुए 16 लीटर में भी दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 5:3। तो मिश्रण में से जब भी मिश्रण निकालना होगा, मिश्रण में से जब भी मिश्रण निकालना होगा, तो मिश्रण में से जब भी मिश्रण निकालना होगा तो पहले मिश्रण को निकाल देना, बचे हुए मिश्रण में देखना दूध और पानी का अनुपात वही रहेगा जो है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए दूध और पानी एक बर्तन में मिलाकर मैंने आपको दे दिया। मान लीजिए मैं दूध वाला हूं, आपके घर में दूध और पानी का मिश्रण लेके आया। मैं तो अगर रहूंगा दूध वाला तो दूध और पानी का मिश्रण ही लेके आऊंगा भाई, जनरली दूध और पानी का मिश्रण ही तो आता है घर में यार। तो मान लीजिए मैंने आपके घर में 2 लीटर दूध और पानी का मिश्रण लाया, आप 2 लीटर मेरे से दूध और पानी का मिश्रण ले रहे हो, जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3। अब इसमें से 1 गिलास आपने ऐसा पीने के लिए निकाला,
एक गिलास आपने पीने के लिए निकाला, तो जो एक गिलास आपने पीने के लिए निकाला है उसमें भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? 5:3। और जो इस बर्तन में बचा उसमें भी अनुपात क्या होगा? 5:3। यह अनुपात तभी चेंज होगा जब बाहर से आप इसमें कुछ मिलाओगे, या तो दूध मिला दो या तो पानी मिला दो या तो दूध और पानी दोनों मिला दो। तो अभी मैंने कुछ मिलाया नहीं, मैं बस ये बोला कि भाई 20 लीटर मिश्रण है, ये देखिए इस बर्तन में 20 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें से 4 लीटर मिश्रण निकाल के बाहर फेंक दिया मान लो मैं, तो जो 4 लीटर बाहर निकाल के फेंका उसमें भी अनुपात क्या रहेगा? 5:3। और जो बर्तन में बचा 16 लीटर उसमें भी अनुपात क्या रहेगा? 5:3। अब ये तो आप जानते होंगे 16 लीटर में अगर अनुपात 5:3 है तो यहां से दूध की मात्रा बता देंगे। दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? 5/8 × 16। इसमें तो डाउट नहीं है। कैसे आया सर? 8 यूनिट का वैल्यू 16 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 16/8। तो 5 का वैल्यू 5 × 16/8 कितना हो जाएगा? 10। तो दूध कितना होगा इसमें? 10 लीटर। और पानी कितना होगा? 6। ऑब्वियस सी बात है, निकाल लो। 3/8 × 16 तो पानी कितना होगा? 6। तो बचे मिश्रण में आपने बता दिया दूध कितना? 10 और पानी कितना? 6। जो मिश्रण बचा है इसमें दूध और पानी मेरे को मिल गया। अब जो मिश्रण बर्तन में बचा है उसमें दूध है 10, पानी है 6। अब मिलाओ बाहर से जो मिलाना है। क्या मिला रहे हो? 4 लीटर दूध। तो दूध कितना हो जाएगा? 10 + 4 यानी 14। और पानी कितना? 6। तो अनुपात 14/6 मतलब 7/3। तो आंसर टिक कर देंगे क्या? 7:3। ये आंसर ऐसा लिख देना। ठीक, तो क्या ही करोगे, मुख्य परीक्षा है, 7:3 ऐसा लिख देंगे आप। समझ पा रहे हैं बात को? इस प्रकार से आपको डील करना होता है, इस प्रकार से। अच्छा प्रश्न है, मिश्रण का प्रश्न जनरली हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, यदि 1 जनवरी 2099 को गुरुवार हो तो 1 जनवरी 2101 को कौन सा वार होगा? अब एक बात समझो, एक रिजल्ट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। 1 साल के अंतराल में, 1 साल का अंतराल अगर है, ये पूरा 1 साल का अंतराल है, 1 साल का अंतराल अगर है, 1 साल के अंतराल में अगर फरवरी 28 दिन वाला आ रहा है बीच में, तो आप 1 दिन जंप मारते हैं, 1 दिन जंप। और 1 साल के अंतराल में, 1 साल के अंतराल में, ये 1 साल का अंतराल है, 1 साल का अंतराल है, 1 साल के अंतराल में अगर फरवरी 29 दिन वाला आता है, फरवरी अगर 29 दिन वाला आता है तो आप 2 दिन जंप मारते हैं, 2 दिन जंप मारते हैं। अब बस आपको देखना है कि 1 साल के अंतराल में बीच में फरवरी 28 दिन वाला आ रहा है कि 29 दिन वाला आ रहा है। अगर साधारण वर्ष वाला फरवरी है मतलब 28 दिन का आएगा, लीप वर्ष वाला फरवरी है मतलब 29 दिन का आएगा। चलो देखो, 1 जनवरी 2099, 1 जनवरी 2099 को क्या है? गुरुवार। 1 जनवरी 2099 को गुरुवार। तो 1 जनवरी 2100, 1 साल बाद की बात कर रहा हूं, 1 जनवरी 2100। अब यहां पे जो फरवरी आएगा, देख लो, यहां पे जो फरवरी आएगा ये कौन से वर्ष का आएगा? 2099 का आएगा, 2099 का। यहां पे जो बीच में फरवरी आएगा ये वर्ष 2099 का आएगा, मतलब साधारण वर्ष का आएगा, मतलब 28 दिन का आएगा। तो आप 1 दिन जंप मारो, कहां पहुंच जाएंगे? गुरुवार से शुक्रवार में पहुंच जाएंगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, 1 जनवरी 2101। अब ये फिर 1 साल का अंतराल, यहां पे जो फरवरी आएगा थोड़ा ध्यान रखना, ये 2100वें वर्ष का आएगा। और 2100वां वर्ष भी साधारण वर्ष है क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए 400 से भाग देते हैं। 2100वां वर्ष भी साधारण वर्ष है, मतलब फरवरी 28 दिन का ही आएगा। तो 1 दिन जंप मारेंगे, शुक्रवार से कहां पहुंचेंगे? शनिवार। तो मेरा उत्तर मुझे मिल गया, क्या होगा? शनिवार। बच्चे यहां गलती क्या करेंगे ना, उनको लगेगा 2100वां वर्ष जो है ये लीप वर्ष है, 2100वां वर्ष जो है ये लीप वर्ष ऐसा लगेगा, लेकिन नहीं है, ये क्या है? साधारण वर्ष। मतलब इसमें फरवरी कितने दिन का आएगा? 28 दिन का आएगा, ध्यान रखिएगा। 21वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष है, शताब्दी के अंतिम वर्ष को शताब्दी वर्ष बोलते हैं, और उसको चेक करने के लिए 4 से नहीं 400 से भाग देते हैं। तो 2100वां वर्ष जो है ये साधारण वर्ष है, 400 से भाग नहीं जा रहा है। जनरली अपन 4 से भाग देते हैं,
4 से भाग गया तो लीप, नहीं गया तो साधारण। लेकिन शताब्दी वर्ष, जो शताब्दी के अंतिम वर्ष होते हैं जिनको शताब्दी वर्ष बोलते हैं, शताब्दी वर्ष को चेक करने के लिए अपन भाग देते हैं 400 से। तो 21वां वर्ष जो है शताब्दी वर्ष है, 21वीं शताब्दी का अंतिम वर्ष, 400 से भाग दिया, नहीं गया, मतलब ये सिंपल ईयर है, मतलब फरवरी 28 दिन का आएगा, इसीलिए शुक्रवार से शनिवार आया। तो 1 जनवरी 2101 को क्या पड़ेगा? शनिवार पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो 1 साल का अंतराल देखो, 1 साल के अंतराल में अगर फरवरी 28 दिन वाला आ रहा है तो 1 दिन जंप मारो, फरवरी 29 दिन वाला आ रहा है तो 2 दिन जंप मारो। अब फरवरी 28 का आएगा कि 29 का आएगा, कैसे डिसाइड करोगे? तो देखना कि फरवरी कौन से वर्ष का आ रहा है। तो 1 जनवरी 2099 से आगे बढ़ूंगा तो यहां पर फरवरी 2099 मतलब साधारण वर्ष का आएगा, मतलब 28 दिन वाला आएगा, इसीलिए 1 दिन जंप मारा। अब यहां पे जो फरवरी आएगा 21वें वर्ष का आएगा, मतलब साधारण वर्ष का आएगा, मतलब 28 दिन का ही आएगा, तो 1 दिन जंप मारा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? शनिवार। रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या बढ़ी है इस बार। अब ये प्रायिकता का प्रश्न है। देखिए क्या बोल रहा है, एक बक्से में 4 नीले, 3 सफेद और 5 लाल रंगों के संगमरमर के टुकड़े हैं। यदि बक्से से एक टुकड़ा या दृक्षया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह टुकड़ा लाल रंग का है? अब देखो प्रायिकता बहुत आसान था इसका, तो खैर अब बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि प्रायिकता समझाना पड़ेगा मेरे को पहले। देखो प्रायिकता क्या होगा, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ऐसा होता है प्रायिकता। नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ इवेंट्स, तो इवेंट मतलब क्या? जिसके होने की बात कर रहा है। टुकड़े के लाल रंग के होने की बात किया, टुकड़े के लाल रंग के होने की बात किया, तो टुकड़े का लाल रंग होना अपने आप में एक इवेंट है। यहां पे समझना बात को, टुकड़े का लाल रंग होना अपने आप में इवेंट है। अब बोल क्या रहा है, बक्से में 4 नीले हैं, देखो बक्से में 4 नीले हैं, ये देखो 4 नीले हैं, ये 4 नीले हैं, चलो मैं नीले कलर से बनाता हूं, 4 नीले हैं, ये नीला कलर है, 4 नीले बॉल हैं, और क्या बोला 3 सफेद हैं, चलो 3 सफेद हैं, ये देखो 3 सफेद हैं, चलो ठीक। इसके बाद क्या बोला 5 लाल हैं, ये देखो 5 लाल हैं, 5 लाल हैं। देखना एकदम सिंपल सा प्रश्न था ये। अब बोल क्या रहा है, यादृच्छा एक बाल निकाले तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह टुकड़ा लाल रंग का हो। तो लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या है, तो देखो ये वाला बाहर आया तो भी मेरा प्रायिकता सही होगा, लाल रंग का है। ये वाला आया तो भी चलेगा, ये वाला आया तो भी चलेगा, ये वाला आया तो भी चलेगा, ये वाला आया तो भी चलेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो जाएंगे 5। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सभी की संख्या। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 5, 4, 9, 3, 12, तो नीचे लिख दो 12, तो आंसर हो जाएगा 5/12। समझ आ रहा है। नंबर ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स मतलब लाल रंग के होने की प्रायिकता बोला है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए 5, समझ आ रहा है। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का मतलब क्या, सैंपल स्पेस का मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स है उनका एक समुच्चय। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 5, 4, 9, 3, 12, तो प्रायिकता क्या हो गया 5/12। इतना ही लिखते बहुत था, इतना लिखना 2 नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये 2-2 नंबर के 6 प्रश्न आप देख पा रहे हैं, ये 2-2 नंबर के आप 6 प्रश्न देख पा रहे हैं। इन प्रश्नों में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी। अब ये देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न था श्रृंखला का जिसमें गलत पद छांटना था, तो आप 2 नंबर के लिए इतना लिखते, बहुत था, आसान सा प्रश्न था, लॉजिक ढूंढना था। ये वाला प्रश्न ये भी आसान था, थोड़ा दिमाग लगाते, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए था आपको। फिर यहाँ पे तिर्यक गुणा करके पक्षांतर करते तो ये वाला पोर्शन आपको 0 मिल जाता, ये 0 मिल गया, तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे तो ये लुप्त पद का प्रश्न था, और लुप्त पद का प्रश्न आराम से डील किया जा सकता था, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर दोनों का डिफरेंस। इसके बाद अगले प्रश्न को आप देखेंगे तो अगला प्रश्न ये मिश्रण का था, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। इसके लिए एक कहानी बस याद रखिए कि मिश्रण में से मिश्रण अगर निकालने बोलेगा तो पहले मिश्रण को निकाल दो, बचे हुए मिश्रण में देखो कितना दूध और कितना पानी, उसके बाद जो मिलाना है मिलाओ। तो 20 लीटर मिश्रण में से पहले 4 लीटर मिश्रण को आप निकाल दीजिए, बचा कितना 16, 16 में भी रेशियो क्या होगा 5:3 होगा। 20 में से 4 निकाले तो बचा कितना 16 लीटर, 16 लीटर में भी रेशियो क्या होगा 5:3, तो 8 का वैल्यू 16, तो
तो 1 का वैल्यू 2, तो 5 का वैल्यू 10, 3 का वैल्यू 6। तो बचे हुए मिश्रण में 10 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है। 4 लीटर दूध और मिला है, तो दूध हो गया 14, पानी हो गया 6, अनुपात हो गया 7:3। अगला प्रश्न जो था ये कैलेंडर का प्रश्न था, जहां पे एक रिजल्ट मैंने बताया। ये रिजल्ट कैसे आया इस पे भी क्लास में बातचीत करता हूं। फिलहाल मैंने एक रिजल्ट बताया आपको कि 1 साल के अंतराल में फरवरी अगर 28 दिन वाला है तो 1 दिन जंप मारो, फरवरी 29 दिन वाला है तो 2 दिन जंप मारो। इसके बाद ये प्रायिकता का प्रश्न है। बहुत ज्यादा बातचीत तो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि इसके लिए मुझे पहले पूरा पढ़ाना पड़ेगा कि सैंपल स्पेस क्या होता है, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं उसको, इवेंट क्या होता है, घटना जिसको बोलते हैं। तो ये सब मैं बता नहीं पाऊंगा, उतना समय मेरे पास है नहीं, क्योंकि इसके लिए पूरा बेस बताना पड़ेगा। तो ये 2 नंबर के 6 प्रश्न थे। 4 नंबर के कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं अपन। बहुत ज्यादा तो अभी समय है नहीं मेरे पास। देखो, ये देखो कितना आसान सा प्रश्न है यार। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32 और अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40 है। तो 13वां प्रेक्षण ज्ञात करिए। एकदम हल्का सा 4 नंबर का प्रश्न दिया है। ये एकदम सस्ता सिंपल प्रश्न है जो कि 4 नंबर का है। देखो, 25 प्रेक्षणों का माध्य 36, तो 25 प्रेक्षणों का माध्य मतलब औसत 25 × 26 कर लीजिए, टोटल मिल जाएगा। 25 प्रेक्षणों का माध्य अगर 36 है तो 25 प्रेक्षणों का टोटल कितना हो जाएगा, 25 × 36 कितना हो जाएगा देख लो। 25 छिका होता है 150, 25 तिया 75, 75 5 80 और 10 90, 900 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गलत अगर कर रहा हूं तो चेक कर लीजिएगा आप। 25 छिका 150 होता है, 0 लिख दिया। 25 तिया 75, 75 5 80 10 90, 900 हो गया। तो 25 प्रेक्षणों का माध्य अगर 36 है तो ये 25 प्रेक्षणों का माध्य अगर 36 है, ये देखिए ऐसे, ये पहला प्रेक्षण, ये पहला प्रेक्षण है, ये दूसरा प्रेक्षण है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ऐसे करते करते 13वां भी आएगा, 13वां भी आएगा, ऐसे करते करते 14वां भी आएगा, ऐसे करते करते 25वां आएगा। इन 25 प्रेक्षणों का जो टोटल आया, ये कितना आया, 900 आया। 25 प्रेक्षणों का टोटल कितना, 900। 25 प्रेक्षणों का माध्य, माध्य मतलब औसत 36 है, तो 25 प्रेक्षणों का टोटल कितना हो जाएगा, 25 × 36 मतलब 900। इसमें से प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32, तो प्रथम 13 प्रेक्षणों का माध्य 32, तो प्रथम 13 का टोटल 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 और 2 41, 416 हो गया। प्रथम 13 का मतलब समझ आ रहा है, पहला से लेकर के 13वां, ये प्रथम 13 हो गया, प्रथम 13। इन प्रथम 13 का योग कितना है, 416। अंतिम 13 प्रेक्षणों का माध्य 40, तो अंतिम 13 प्रेक्षणों का टोटल 13 चौको 52 कितना हो गया, 520। अंतिम 13 मतलब कहां से, 13वें से लेकर के 25वें तक, ये हो जाएगा अंतिम 13। अंतिम 13 का मतलब क्या, 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां, यह है अंतिम 13। मतलब प्रथम 13 में भी 13वां प्रेक्षण शामिल है और अंतिम 13 में भी 13वां प्रेक्षण शामिल है। प्रथम 13 में भी 13वां प्रेक्षण शामिल है और अंतिम 13 में भी 13वां प्रेक्षण शामिल है। तो अब आप खुद सोचो, इन दोनों का टोटल अगर आप करते हैं, 416 और 520 का टोटल अगर आप करते हैं तो ये हो गया 26 प्रेक्षणों का टोटल, जिसमें 13वां प्रेक्षण 2 बार है। और इसमें से आप 900 को घटा दीजिए तो केवल एक ही प्रेक्षण बचेगा, वो कौन सा होगा, 13वां होगा। कितना आएगा, 5 4 936, 936 माइनस 900, आंसर क्या आ जाएगा, 36। अब लिखेंगे कैसे सर एग्जाम में, तो एग्जाम में कैसे लिखेंगे 4 नंबर के लिए, देखो एग्जाम में 4 नंबर के लिए कैसे लिखेंगे इसको, ऐसा 6 लाइन लगभग दिया रहेगा, 6 लाइन आपको इस प्रकार से दिया रहेगा, जगह कम नहीं पड़ती, बीच में लाइन खींच लेना। 25 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, तो यहां लिखते हैं आप 25 प्रेक्षणों का योग, 25 प्रेक्षणों का योग, ऐसा लिखते, क्या लिखते, 25 × 36 ऐसा लिखते, कितना आता, 900। प्रथम 13 प्रेक्षणों का टोटल, प्रथम 13 प्रेक्षणों का योग, प्रॉपर ऐसा लिख लेते, क्या लिखते, 13 × 32, कितना आता, 13 × 32 करने पर 416। अंतिम 13 प्रेक्षणों का योग, 13 × कितना, 40, कितना आता, 520। अब लिखते यहां पे, अतः
13वां प्रेक्षण, अतः 13वां प्रेक्षण क्या लिखते हैं आप, 416 प्लस 520 माइनस 900, 936 माइनस 936 हो जाता आंसर। आराम से 4 नंबर देता, इतना लिखते तो आप, ऐसा लिखा जाता है, आराम से आपको 4 नंबर देता वो। तो प्रश्न जो है वो आराम से डील किए जा सकते हैं, कहीं पे समस्या नहीं आएगी आपको, आराम से प्रश्नों को डील किया जा सकता है। लिखावट कैसी होगी तो मैंने बताया, क्या क्या चीजों की आवश्यकता है वो भी मैंने बताया आपको। तो आज मेरा क्लास का जो टाइम हो चुका है वो समय इतना ही है मेरे पास। तो जो बचे क्वेश्चंस हैं उनके एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक और वीडियो में दे दूंगा। आज मेरा उद्देश्य था कि किस प्रकार तैयार किया जाए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि साइंस का पेपर बहुत टफ आ रहा है, समझ आ रहा है। व्यवहारिक विज्ञान वाला भी जो वो भी थोड़ा सा टफ ही आ रहा है। जो व्यवहारिक वाला जो भाग 3 है जिसमें पर्यावरण प्रौद्योगिकी जिसमें आता है वो भी टफ आ रहा है, भाग 1 भी टफ आ गया, तो भाग 2 जो है ये सहारा बनेगा आपका। इसीलिए बोल रहा हूं कि सिलेबस को पहले समझो, प्री के लिए या व्यापम के लिए जितना मैथ्स और रीजनिंग पढ़ते हो वो पढ़ो, और जितने बचे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं वो भी पढ़ना पड़ेगा आपको। लिखना कैसे वो समझा रहा था, देखो ना इसमें अभी तक ये वाले प्रश्न को छोड़ के बाकी सब तो, और ये वाला भी तो प्री के लिए कभी कभी पढ़ ही लेते हो, मैं तो पढ़ा ही देता हूं सीजीपीएससी वाले बच्चों को, प्री की तैयारी करने वाले बच्चों को तो मैं पढ़ा ही देता हूं ये प्रायिकता भी। तो देखा जाए तो अभी ऐसा मेंस ओरिएंटेड कोई प्रश्न ही नहीं आया था, ये अगला प्रश्न आता मेंस ओरिएंटेड। ये देखो 105 गुणा 107 करना था लेकिन वैदिक विधि से करना था, ये आता, ये तो फिर से वही प्रश्न आ जाता। ये देखिए ये तो प्री में पढ़ते ही हैं आप, ये तो प्री में पढ़ते हैं, ये तो फिर से वही बन जाता। तो थोड़ा सा प्री ओरिएंटेड ही पेपर को कर रहा है। 35 से 40 नंबर का जो 35 से 40 नंबर का जो प्रश्न है ना वो प्री ओरिएंटेड क्वेश्चंस का है, प्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है, समझ आ रहा है। तो इतना रखते हैं आज के इस वीडियो में, बाकी के बचे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मैं एक और वीडियो में दे दूंगा, एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें बाकी के बचे प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। आज के वीडियो में मेरा उद्देश्य था कुछ बातों को समझाना ताकि आप मेंस में एक अच्छा अप्रोच लेकर के चल पाएं, उड़ान की टीम से जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि उड़ान की टीम जो है बहुत अनुभवी टीम है, हर अलग अलग विषय के विषय विशेषज्ञ हैं जो कि लंबे समय से अपने विषय पर काम कर रहे हैं। उनके पढ़ाए गए प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक ही विषय पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, जिससे उनको पीएससी का व्यापम का दायरा समझ में आ गया है। तो उड़ान की टीम बहुत बड़ी है, अनुभवी टीम है, अनुभवी फैकल्टीज इसमें हैं जो कि 10-10, 12-12 साल से इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, एग्जाम से जुड़े हुए हैं, अपडेटेड हैं। तो एक शानदार गाइडेंस के साथ आपको तैयार करेगी टीम। तो जुड़ सकते हैं। बैचेस हमारे यहाँ प्री प्लस मेंस के भी चलते हैं, मेंस का सेपरेट बैच भी चलता है, प्री का भी सेपरेट बैच चलता है, व्यापम के बैचेस हैं, व्यापम के एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस भी चलते हैं। तो आप जुड़ करके अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।